और मैं मित्रों हास्य व्यंग के उस कवि को आपके बीच रखता हूं जिसके लिए मैंने ये 2 टिप्पणियां की। मेरठ से हमारे बीच भाई विमल ग्रोवर आते हैं, मेरे ख्याल से कोसी कला में पहली बार आए। एक बार जोरदार तालियां उनका अभिनंदन करें। भाई विमल ग्रोवर, हास्य व्यंग के कवि विमल ग्रोवर। बात कहीं समझ में आती रहे तो हाथों का आशीर्वाद मिलता रहे। आदरणीय कमलेश जी ने बहुत अच्छा स्वागत किया सभी कवियों का। मैं मेरठ की धरती से पहली बार आप लोगों के बीच आया हूँ। गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। जैन समाज का बहुत अच्छा कार्यक्रम में चल रहा है और जब कमलेश जी का फोन आया तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे काव्य पाठ का मौका मिलेगा। और आप सबकी उपस्थिति में, इतने समृद्ध मंच की उपस्थिति में, आदरणीय गुरुवर की उपस्थिति में काव्य पाठ करना मेरे जीवन में उपलब्धि के समान कहीं आता है। वास्तव में मेरे जीवन में उपलब्धि के समान है। और मैं वैसे ही, मेरा नाम विमल ग्रोवर होता है, बता ही दिया गया है। मेरठ से आपके बीच आया हूँ। मैं जन्म से जैन नहीं हूँ पर कर्म से जैन हूँ। और एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के बीच कह के अपना काव्य पाठ आरंभ करूंगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होते हैं भगवान ऋषभ देव जी और 24वें तीर्थंकर होते हैं भगवान महावीर जी। आप भगवान ऋषभ देव जी के नाम से रा लीजिएगा और भगवान महावीर के नाम से माँ लीजिएगा। जब हम लोग राम का नाम लेते हैं तो प्रथम से लेकर 24वें तीर्थंकर परिणाम निवेदित करते हैं। मैं बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के हाथ से व्यंग्य की छोटी छोटी बातों में पहले आप लोग आराम से हो जाइए। गुरुवर जा चुके हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा आराम हो ले सकते हैं। गुरुवर के चरणों में हमें अधिक अनुशासन के साथ बैठना होता है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है आपके समाज में कि बच्चों को कविता के संस्कार मिल रहे हैं। और मैं छोटी सी बात हूँ, मैं फोकट का बुलाया हुआ कवि हूँ साहब, सही बात है, यकीन मानेगा, फोकट का बुलाया हुआ कवि हूँ। और फोकट के माल को हिंदुस्तानी आदमी कैसे पसंद करता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फोकट के माल के चक्कर में बात कहीं पहुंच जाए तो हाथों का आशीर्वाद देते रहिएगा। फोकट के माल के चक्कर में उन्होंने 5 साल के लिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया साहब। अरे वाह विमल भाई, वाह वाह। मेरे को तो कुछ मिनटों के लिए आपको सुनना है तो आप मुझे आराम सुन सकते हैं। और भारतीय, और यकीन मानेगा, एक और आप लोगों के बीच बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं मैं। भारतीय आप लोग पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग की तालियां मुझे मिलती रहें, आप लोग तालियां बजाती रहें। पर फिर भी मैं भारतीय लोकतंत्र का नागरिक हूं और भारतीय लोकतंत्र में सबको सब कुछ कहने का अधिकार है। आप मुझे कुछ कह सकते हैं, मैं आपको कुछ कह सकता हूं। और भारतीय लोकतंत्र में पूर्ण आस्था भी है। मैं पूरी कोशिश करूं कि आपको आनंद दूं, आपको मजा दूं। और यदि आपकी तालियां फिर भी ना पहुंचा पाया तो समझ लीजिए कि ईवीएम में दोष है। अरे वाह, आज भारतीय समझदार लोगों के बीच बैठा हूं तो अपने हाथों के आशीर्वाद से बताते रहिएगा कि मैं अच्छी कवि लोग श्रोताओं के बीच पाठ कर रहा हूं। ऐसे भी आजकल देश का माहौल बहुत गर्म है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन पर है, महाराष्ट्र में किसान हड़ताल पर है, दिल्ली में कपिल मिश्रा केजरीवाल पर आए दिन आरोप लगा रहे हैं। वो केजरीवाल ने किसी बवाल है साहब। हाँ बेटा बैठ जाओ, बाबूजी को थोड़ा गुस्सा आ रहा है। मेरी कविता पाठ शुरू हुई है। धन्यवाद बाबूजी, आपने बच्चों को उठा दिया। वैसे हमारे देश का ये भविष्य है पर कब इसका वर्तमान चौपट कर दे हम भी नहीं कह सकते। बात कर रहे थे कपिल मिश्रा की। अभी कपिल मिश्रा के आरोप सुनकर आयकर विभाग थोड़ा जोश में आ गया। उन्होंने एक नोटिस भेजा केजरीवाल को कि आपने अपने पिछले साल की आय का ब्यौरा भी जमा नहीं कराया आयकर विभाग में। आपने एक साल में जो कमाया है आयकर विभाग में जमा कीजिए, अपना उसका ब्यौरा जमा कीजिए। ये नोटिस केजरीवाल के पास पहुंचा। उन्होंने इसका जवाब लिखा कि मैंने पिछले 1 साल में 11,000 जूते, 2,000 गालियां और 3,000 टमाटर कमाए हैं। इस पर कितना टैक्स बनता है कृपया लिखित में बताइए। अरे वाह, तालियां थोड़ी देर संभालना। ये जवाब जब पहुंचा आयकर विभाग में तो वहां पर कमलेश जी बैठे हुए थे, इनके ऐसा अधिकारी वहां बैठा हुआ था। उन्होंने ये लेटर पढ़ा और इसका जवाब वापस केजरीवाल को लिखा। और अब कई बात पहुंच जाए तो पीछे वाली पंक्ति में सूचित करें, उन कमलेश जी जैसे अधिकारी वहां बैठे थे, उन्होंने जवाब लिखा कि 2.5 लाख तक फ्री है। यकीन मानेगा देश के हालात बहुत विकट स्थिति से गुजर रहे हैं साहब। यकीन मानेगा पिछले साल दिल्ली में चिकनगुनिया डेंगू बहुत तेजी से फैला। पहले लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर लाइन में लग गई, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। एक मरीज बहुत परेशान हो गया। उसने बोला जब केजरीवाल की सरकार बनने वाली तो ऐसा कहते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये सुविधाएं कुछ भी नहीं मिली। मैं भी जाकर केजरीवाल की लात मार कर आता हूँ। ये कहकर वो गया और थोड़ी देर बाद आकर वापस लाइन में लग गया। उसके बाद कहीं पहुंचे तो हाथों का आशीर्वाद सूचित करना। जब वो थोड़ी देर बाद लाइन वापस आकर लगा कमलेश जी, तो पिछले वाले मरीज ने पूछा क्या हुआ, लात मारा है क्या? कह रहा यार वहां तो इससे भी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। अरे वाह। देश के हालात क्या है सब आप लोग नहीं समझ सकते। हम लोग हंसते होंगे कभी यहाँ देश पे ना लिखे तो किस पे लिखे कि राजनेता हमारे लिए कच्चे सामान की तरह होते हैं, खाद्य पदार्थ है हमारे लिए। हम इन पे नहीं लिखे तो किस पे लिखे। मेरे को अभी याद है कि मेरे मित्र की शादी हुई सर, सौरभ भैया, मेरे एक मित्र की शादी हुई, पहली संतान हुई।
उसके मेरे मित्र नाम सरनेम था भगवान। उसने मेरे मित्र की पहली संतान हुई, उसने अपनी पहली संतान का नाम लिखा रत्नाकर भगवान। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो रख दिया। दूसरी संतान उसने मुझसे बेटा पहले का नाम तो रत्नाकर भगवान रख दिया, इसका नाम मैं क्या रखूं? मैंने कहा इसका दूसरे का नाम रख दिया निरंकर भगवान। चलो भाई, एक वर्ष और बीता, तीसरी संतान उसके यहाँ हुई। उसने फिर मुझसे नाम पूछा कि विमल ग्रोवर, मैं इसका अपने संतान का नाम क्या लिखूं? तुम कवि हो, हिंदी के जानकार हो, बताओ। ऐसे हिंदी के जानकार कहकर उसे मैंने मजाक ही उड़ाया था। और फिर भी उसने मुझे कहा कि आप तुम हिंदी के जानकार हो, इसका नाम बताओ। मैंने कहा इसका नाम सुधाकर भगवान। एक वर्ष और बीत गया किसी तरीके से, फिर चौथी संतान हुई। अब मैं थोड़ा सा गुस्से में आया और व्यंग्य वाले तिवर में आया। बात कहीं पहुंच जाए तो हाथों का आशीर्वाद देते रहूं। उसने मुझसे कहा चौथी संतान का नाम क्या रखूं? मैंने कहा इसका नाम रख बसकर भगवान। वाह भाई वाह, वाह। तो बात कहीं पहुंची रही तो सूचित करते कि मैं छूट बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता की सीधा कविता के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं कि देश के हालात पिछले कुछ महीनों में बदले हैं। 3 राज्यों के 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली में ईवीएम पर दोष लगा दिया गया, उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियों का संगम भी हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, क्या क्या परिणाम नहीं हुए, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब पिछले दिनों मैंने सुना कि सहारनपुर में हिंसा बढ़ गई थी और जब वो हिंसा पूर्णतः थम भी गई तो हमारे प्रदेश की बड़ी नेता वहां दौरा करने पहुंची और थम गई हिंसा के बाद जब उन्होंने दौरा किया तो वहां दोबारा हिंसा भड़की और 2 लोगों की वहां पे उस हिंसा मृत्यु भी हुई। इन सब बातों को मन में रखेंगे, किस तरह से हमारे देश के क्या नेता है, क्या नेताओं के हमारे देश के हाल हैं, इन सब बातों को मन में रखिएगा। बहुत साधारण सी कविता आप लोगों के बीच रखता हूँ, एक व्यंग्य छोटी कविता आपके बीच रखता हूँ। सीधा इन सभी बातों को जहन में रखिएगा, याद में रखिएगा, कविता से जुड़ेगा कि नेता का बेटा बोला अपने बाप से, नेता का बेटा बोला अपने बाप से, पिताजी मैं राजनीति सीखूंगा आपसे। नेता का बेटा बोला अपने बाप से, पिताजी मैं राजनीति सीखूंगा आपसे। नेता बोला पहले बेशर्मी की चादर को ओढ़ना सीखो, पहले बेशर्मी की चादर को ओढ़ना सीखो, नयों को पकड़ना पुरानों को छोड़ना सीखो। सीखो गिरगिट से रंग बदलना मगरमच्छ से आंसू बहाना सीखो, सीखो गिरगिट से रंग बदलना मगरमच्छ से आंसू बहाना सीखो। बात कहीं पहुंचे, सबका मंच सहित आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सीखो गिरगिट से रंग बदलना और मगरमच्छ से आंसू बहाना सीखो। जहां झगड़े की बस संभावना हो वहां दंगा करवाना सीखो। क्या बात है विमल भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जहां झगड़े की बस संभावना हो वहां दंगा करवाना सीखो। अरे राजनीति में अपने फायदे के लिए रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है। अरे राजनीति में अपने फायदे के लिए रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है और वक्त पड़े तो यहाँ गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अरे वाह, क्या बात है। वक्त पड़े तो यहाँ गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इन सब बातों को मन में दोहराओ, जाओ छत से नीचे कूद जाओ। इन सब बातों को मन में दोहराओ, जाओ छत से नीचे कूद जाओ। यह सुनकर बेटा जैसे ही छत से नीचे कूदा उसका दाहिना पैर टूटा। बोला पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? बोला पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? बाप बोला बेटा बात तेरी सही है। बाप बोला बेटा बात तेरी सही है पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। बेटा बात तेरी सही है और पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। और इस पंक्ति में एक हाथ खुल जाए। बेटा बात तेरी सही है पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। यहाँ हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और राजनीति में अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वाह 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 वाह, धन्यवाद, आपने व्यंग्य की हिफाजत करी। एक छोटी सी कविता, मैं तिरंगा कविता आप लोगों की इजाजत से आप लोगों के बीच रखता हूँ। और एक बार मुझे हाथों की तालियां खोल के मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा कि मैं आप लोगों की उस प्रेरणा से उस कविता को आपके बीच रख पाऊँ। क्योंकि जहां जहां भी मैंने कविता सुनाई है मुझे उस कविताओं का बहुत आशीर्वाद मिला है। तिरंगा हम लोग को आज भी एक सूत्र में बांटे हुए है, लेकिन नेताओं ने हमारे देश का क्या हाल किया 70 सालों में, हम किस दशा और दुर्दशा में खड़े हैं, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों की तालियों के बीच सौंपता हूँ। मैं यकीन माने कि पहली बार किसी मंच पर एक कविता सुना रहा हूँ और इसके अलावा पहली बार एक कविता सुना रहा हूँ। आप लोगों की तालियों की शक्ति इस कविता का भविष्य तय करेगी कि मैं एक कविता कहाँ और कितना लेके जाऊंगा। कि 15 बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के मैं सीधा कविता के आरंभ करता हूँ कि 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। हवा भी मन थी, महकमा ध्वज फहराने को तैयार था। हर पंक्ति पे छोटा छोटा व्यंग्य आएगा। जहां जहां पर आपको व्यंग्य समझ में आता रहे हाथों की तालियों से बजाते रहिएगा और जहां ना भी समझ में आए इसलिए तालियां बजा दीजिएगा कि बगल वाले को ये ना लगे कि आपको कविता समझ में नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। हवा भी मंद थी, महकमा ध्वज फहराने को तैयार था। शहर के मुख्य चौक पर ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था की गई थी। शहर के मुख्य चौक पर ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था की गई थी और चूंकि इस कार्य के लिए बजट कम था इसलिए स्थानीय व्यापार संघ सहायता भी ली गई थी। बहुत अच्छा। और चूंकि इस कार्य के लिए बजट कम था इसलिए स्थानीय व्यापार संघ सहायता भी ली गई थी। शहर निवासी प्रदेश के एक बड़े नेता सुखीलाल को ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था।
शहर निवासी प्रदेश के एक बड़े नेता सुखीलाल को ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था। मंच को भी उनकी पसंद की फूलों सजाया गया था। इसका मुख्य कारण था कि प्रदेश में नेताजी की पार्टी की सरकार थी। इसका मुख्य कारण था कि प्रदेश में इन नेताजी की पार्टी की सरकार थी और महकमे के एक बड़े अफसर को तबादले के लिए इन्हीं की सिफारिश की दरकार थी। और महकमे के एक बड़े अफसर को तबादले के इन्हीं की सिफारिश की दरकार थी। सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में। सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में, पर हाल ही में पकड़े गए थे राशन कार्ड के कारोबार में। वाह 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 वाह। पर हाल ही में पकड़े गए थे राशन कार्ड कारोबारों में। और झंडे के उस दृश्य से अपने आप को जोड़िएगा। ध्वजारोहण में आप सभी ने कभी न कभी हिस्सा लिया होगा। आप उस दृश्य को जोड़िएगा कि झंडे से बंधी रस्सी रही थी लटक, झंडे से बंधी रस्सी रही थी लटक, पर तिरंगे को भी नेताजी की उपस्थिति रही थी खटक। तिरंगा मन ही मन बिलक बिलक रो रहा था, तिरंगा मन ही मन बिलक बिलक रो रहा था। आज 70 सालों में 61वीं बार उसका अपमान हो रहा था। 70 सालों में 61वीं बार उसका अपमान हो रहा था। और तिरंगे पर शहीदों के लहू के, क्योंकि अपमान क्यों था, क्योंकि तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे। और 70 सालों में हमने कितनी यात्राएं की हैं। शहाबुद्दीन जब जेल छूटता है तो कितनी भीड़ को छुड़वाने के लिए जाती है। मैं वहां से की पंक्ति लेने की कोशिश करता हूँ कि तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे। और जो नेता ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था उस पर 8 खून, 14 बलात्कार, 10 अपहरण, 17 छेड़छाड़ और दर्जनों मारपीट के मुकदमे दर्ज थे। अरे वाह वाह। उस पर 8 खून, 14 बलात्कार, 10 अपहरण, 17 छेड़छाड़, दर्जनों मारपीट के मुकदमे दर्ज थे। हुआ ध्वजारोहण, शुरू हुआ राष्ट्रगान, सब खड़े हो गए, अपने अपने स्थान दिखाना शुरू किया तिरंगे के लिए अपना सम्मान। हुआ ध्वजारोहण, शुरू हुआ राष्ट्रगान, सब खड़े हुए, अपने अपने स्थान और दिखाना शुरू किया तिरंगे के लिए अपना सम्मान। जब सब राष्ट्रगान के समय खड़े होकर अपनी अपनी देशभक्ति दर्शा रहे थे, जब सब राष्ट्रगान के समय खड़े होकर अपनी अपनी देशभक्ति दर्शा रहे थे, उस समय प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे उनके पैरों के नीचे से निकलने को कसमसा रहे थे। अरे क्या बात है विमल भाई। उस समय प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे, उनके पैरों के नीचे से निकलने को कसमसा रहे थे। लेकिन ये क्या, जूता कहीं से आया, नेताजी को लगा टोपीगिरी सर चकराया। लेकिन ये क्या, जूता कहीं से आया, नेताजी को लगा टोपीगिरी सर चकराया। सुखीलाल का पारा हो गया हाई, तभी किसी ने जोरदार आवाज लगाई, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद के लगने लगे नारे। और जो पक्ष में दिख रहे थे विरोधी हो गए सारे, जो पक्ष में दिख रहे थे विरोधी हो गए सारे। कुछ इधर तो कुछ आवाजें इधर से आई, कुछ इधर तो कुछ आवाजें उधर से आई। पल भर में शुरू हो गई लड़ाई। दोनों ओर का हर व्यक्ति, नेताओं को समर्थक भी होते, तिरंगे के सदस्य का जोड़ेगा, दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। और 70 सालों के हिंदुस्तान की यात्रा एक पंक्ति में आपको सौंपता हूँ कि दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। और भूख से परेशान एक बच्चा मिष्ठान वितरण की प्रतीक्षा में खड़ा था। वाह क्या बात है, वाह। और भूख से परेशान एक बच्चा मिष्ठान वितरण की प्रतीक्षा में खड़ा था। इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा, इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा। उसमें से कुछ ने केसरिया ओढ़ लिया तो कुछ ने ओढ़ लिया हरा। पंक्ति के व्यंग्य से पहुंचता तो पीछे तक पंक्ति में आशीर्वाद मिले कि इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा। उसमें से कुछ ने तिरंगा केसरिया ओढ़ लिया तो कुछ ने ओढ़ लिया हरा। कुछ के हाथ में त्रिशूल हो गए, कुछ के हाथ में नजर आई तलवार, कुछ के हाथ में त्रिशूल हो गए, कुछ के हाथ में नजर आई तलवार। और तिरंगे की अस्मिता दोनों के हथियारों से होती रही तार। अरे और तिरंगे की अस्मिता दोनों के हथियारों से होती रही तार। वहां का हर कोना, वहां का तिरंगे की पवित्रता को सौंपती हुई पंक्ति आपको सौंपता हूं कि व्यंग्य समझ में आ जाए। तिरंगे की पवित्रता आपको कहीं आपके हाथों में सुरक्षित हो तो पीछे तक जो बैठे हैं उनका हाथों का आशीर्वाद मुझे मिले कि वहां का हर कोना, वहां का हर कोना देशभक्ति के माहौल की सांप्रदायिकता में बदलने की गवाही दे रहा था। वहां का हर कोना देशभक्ति के माहौल के सांप्रदायिकता में बदलने की गवाही दे रहा था। पर फिर भी तिरंगे का बचा सफेद हिस्सा शांति की दुहाई दे रहा था। क्या बात है, वाह। पर फिर भी तिरंगे का बचा सफेद हिस्सा शांति की दुहाई दे रहा था। तिरंगा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता पड़ा था। बच्चा अब भी मिष्ठान वितरण की प्रतीक्षा में खड़ा था। ध्वजारोहण के कार्यक्रम का जाने ये कैसा था अंत, ध्वजारोहण के कार्यक्रम का जाने ये कैसा था अंत। और नेता मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मीडिया कवरेज के लिए ये था उसका पब्लिसिटी स्टंट। क्या बात है, वाह। क्योंकि मीडिया कवरेज के लिए ये था उसका पब्लिसिटी स्टंट। नेता ने बन शांति दूत हिंदू मुस्लिम में सुलह करवाई, ये झूठी खबर टीवी चैनल दिन भर पैसे के दम पर दिखाई। तिरंगा दुखी था हैरान परेशान, तिरंगा दुखी था हैरान परेशान। एक तरफ हिंदू था तो दूसरी तरफ था मुसलमान। कसूर जाने रहीम का था या दोषी था राम, कसूर जाने रहीम का था या दोषी था राम। अरे धर्म के नाम पर ये कैसी कतलेआम,
अरे वाह 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 अरे वाह, धर्म वाह, के नाम पर एक ऐसी कत्लेआम, एक तरफ धर्म का बारूद तो दूसरी तरफ मजहब का राग था, एक तरफ धर्म का बारूद तो दूसरी तरफ मजहब का राग था, और झगड़े में मरने वाला अपने घर का इकलौता चिराग था। आहा, आहा, और आहा। झगड़े में मरने वाला अपने घर, कविता के अंत की तरफ आपको लेके चलता हूँ। सोचते सोचते ये सब तिरंगा हो गया निराश, नेताओं के कांधे पर कब तक उठती रहेगी लोकतंत्र की लाश। जनता भी आंखों में पट्टी बांधकर बैठी कोई गांधारी है, हर किसी के आगे रोजी रोटी की लाचारी है। इन नेताओं ने लोकतंत्र की आत्मा पर जख्म एक से बढ़कर एक दिए हैं, इन नेताओं ने लोकतंत्र की आत्मा पर जख्म एक से बढ़कर एक दिए हैं। लगता है लोकतंत्र ने भी सबके सामने घुटने टेक दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं।